नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस चुनाव को पूरी तरह हिंदू मुस्लिम पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। उनके पिछले 3 दिन के भाषणों को आप सुनेंगे तो वे एक के बाद एक कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति को छीन लेगी, आपके संसाधनों को छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी। इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन आज उन्होंने मध्य प्रदेश के सागर संभागीय मुख्यालय पर जो चुनावी सभा की है उसमें उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के कहा है कि अब कांग्रेस से यदि देश को बचाना है, कांग्रेस से अपने दलितों के, पिछड़े वर्ग के, आदिवासियों के आरक्षण को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट देनी ही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ बोल दिया है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। वो सारे मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी के हक के 15% आरक्षण को मुसलमानों को सौंप देगी। यदि इसे बचाना है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें देनी होंगी। आज नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है और उसका क्या निहितार्थ है, ये समझने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी के पास। बोकिल जी, आपका स्वागत है। आपने भी शायद सुना होगा और जो हमने आज पूरा, नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले 3:17 पर सागर में अपनी स्पीच शुरू की और 3:42 तक लगभग 25 मिनट वो बोले हैं। इन 25 मिनट में उनकी भाषण 8 मिनट विकास पर है या उनकी खुद की उपलब्धि पर है। उन्होंने 17 मिनट का भाषण सिर्फ इस बात पर दिया है कि कांग्रेस इस देश को बर्बाद कर रही है, कांग्रेस मुसलमानों को आपका अधिकार दे रही है। यदि आपको संविधान बचाना है, यदि आपको संवैधानिक तरह से मिले आरक्षण को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें देनी होंगी। क्या कहना है इनके पूरे नरेंद्र मोदी जी के पूरे भाषण का निहितार्थ क्या समझ रहे हैं आप? देखो रविंद्र जी, दो बातें बहुत साफ हैं। पहली बात तो ये है कि पहले दौर का जो मतदान हुआ था उसमें मध्य प्रदेश, अपने भाजपा शासित राज्य जो थे अधिकांश, उनमें वोटिंग बहुत डाउन हो गया था, बहुत कम हो गया था और बिहार में 10% वोट इस बार कम गिरा है। तो इस चीज़ ने जो है बीजेपी को खास करके भीतर से हिला दिया है कि भाई ऐसा ना हो कि 300-400 पार तो ठीक है, कहीं ऐसा बहुमत तक भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सवाल खड़ा हो गया था। तो दूसरी बात ये है कि चुनाव की जो शुरुआत जिस तरह से हुई थी चुनाव प्रचार की, उसमें पहले कहा जा रहा था कि हमने ये काम किए हैं, हम ये करेंगे। पहले मोदी जी कह रहे थे कि मुझे बड़े फैसले करने, इसलिए मुझे 400 पार का बहुमत चाहिए। लेकिन अब इस पिछले दूसरे चरण तक आते आते पूरा मुद्दों का जो है शिफ्ट हो गया है और बीजेपी पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पर आ गई है, जो कि उनका आजमाया मुद्दा है। क्योंकि हर चुनाव के अंदर उनको जो उनका सबसे भरोसेमंद मुद्दा अगर कोई है तो वो ये वाला है। इसके अलावा बाकी मुद्दे वो कोशिश करके चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूमन वो चलता नहीं है ज़्यादातर। तो हो सकता था ये आखिरी दौर तक आते आते इस पर लौटते, लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि मतदान पहले कम हुआ है और जिस तरह से अभी कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन के दलों ने बीजेपी पर लगातार हमले किए हैं, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, और इसके अलावा जो संविधान बदलने को लेकर के बार बार बड़े जोरों से बात कही गई थी कि ये लोग सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, 400 पार का बहुमत इनको क्यों चाहिए। तो ये जो सवाल था जिसको लेकर के बीजेपी डिफेंसिव हो रही थी लगातार, अब उन्होंने उल्टा जो है वो मुद्दे कांग्रेस पर और विपक्ष पर ही उल्टाना शुरू कर दिए हैं। अब ये देखिए जिस तरह से आक्रामक ढंग से इस बार चुनाव प्रचार आखिरी में अभी सेकंड फेज के अंदर 2-3 दिन से शुरू हुआ है, वो एकदम अलग नज़ारा पेश करता है। आज तो ये तो हिंदू मुसलमान वाला तो है। दूसरी बात ये है कि एक दो और नए मुद्दे उन्होंने, अब तो बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। जो आरोप अभी कल तक इन पर लग रहा था कि इनको 400 का बहुमत इसलिए चाहिए कि ये संविधान बदल देंगे, हालांकि संविधान बदल देंगे ना वास्तव में क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये है कि ये बार बीजेपी को डिफेंसिव कर रही थी लगातार, अब उन्होंने कांग्रेस पर ही अटैक करना शुरू कर दिया कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान कैसे बदलना चाहते हैं? तो ये SC/ST का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। कर्नाटक के अंदर 4% धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया था, जिसको बीजेपी ने बाद में खत्म किया। और वैसे भी संवैधानिक रूप से जो है वो आप किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आरक्षण केवल जाति के आधार पर ही हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जाति व्यवस्था पहले से है। इसलिए तो कुल मिला के कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी पहले की तुलना में ज़्यादा आक्रामक हो गई है और इसी का परिणाम है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा और भी भयंकर इशू, बहुत समाज को विभाजित करने वाले, जिसको कांग्रेस ने जहरीला कहा है, तो लगभग बहुत तीखे शब्दों में हमें ये बात आगे को सुनने को मिल सकती है। अच्छा जी, आपकी पत्रकारिता के 4 दशक हो गए हैं, क्या किसी प्रधानमंत्री को आपने इस स्तर पर उतरते देखा है
क्या वाकई इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? देखिए, बीजेपी को फायदा तो होता ही है निश्चित रूप से, क्योंकि इसलिए वो ऐसा करते हैं। जब हिंदुओं को विपक्ष क्या करता है, मुसलमानों को डराता है और उनको एकजुट करने की कोशिश करता है। जब मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की जाती है, अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश की जाती है, तो उसका जो है रिवर्स पोलराइजेशन जो है हिंदुओं के अंदर अपने आप होने लगता है। हिंदुओं से मेरा मतलब हुआ कि हिंदू और दूसरी और कुछ धर्म के लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, वो मिलकर के फिर एक एंटी पोलराइजेशन जिसको कहते हैं वो होने लगता है। और बीजेपी का मैंने कहा ना कि आजमाया हुआ मुद्दा तरीका है ये। जब उनको लगता है कि बाकी मुद्दे अगर नहीं चल रहे हैं या उतना उसके और वो उनका लाभांश उनको नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए बाकी मुद्दों से, तो फिर वो वापस घूम फिर के इसी पे आ जाते हैं। और जहाँ तक मोदी जी की बात आपने कही, तो इसके पहले भी इतना खुल के शायद पहले 2 लोकसभा चुनाव में उन्होंने इतनी खुलकर के बातें इतनी नहीं की थी जितनी कि इस तीसरे लोकसभा चुनाव के अंदर वो कर रहे हैं। इसके पहले भी हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जैसे कब्रिस्तान और वो जो श्मशान घाट और इस तरह के मुद्दे उछाले थे, यूपी के अंदर हमने देखा था। इनडायरेक्ट तरीके से या परोक्ष तरीके से जो है वो उन्होंने कहा था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उन्होंने खुल करके वो मैदान में आ गए हैं और सीधे सीधे मुसलमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है जो सारे जो मुद्दे हैं मोदी जी उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता इन मुद्दों को नहीं ले रहे हैं? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी के अलावा कोई बचा ही नहीं है। अमित शाह जी कभी कहीं सभा कर रहे हैं और वो केवल सफाई दे रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदल रहे हैं, ये बात गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या इस 2 नेताओं के बाद पूरी लाइन खत्म हो गई है? तीसरे किसी भी बड़े नेता का हम कोई ऐसा बयान नहीं सुन रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी पूरी तरह से मोदी आश्रित हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत कभी राजनाथ सिंह, 1-2 और नेता कभी चुनाव प्रचार करते हैं, भाषण दे रहे दिखते हैं। और अमित शाह, मोदी के बाद अमित शाह का नंबर है, वो भी लगभग इन्हीं मुद्दों को और विस्तार करके बता रहे हैं हम लोगों को। लेकिन कुल मिला के बीजेपी का सारा कैंपेन जो है वो मोदी केंद्रित है और मोदी पर निर्भर है पूरी तरह से। और ये बीजेपी के लिए खतरा भी है, क्योंकि अगर ठीक है मोदी आज हैं, हमेशा मोदी तो नहीं रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो उस स्थिति में पार्टी क्या करेगी, ये सवाल उठेगा। एक तरफ वो सेकंड लाइन पार्टी की तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रचार के लिए पूरी तरह से मोदी पर आश्रित हैं। तो ये बड़ा विरोधाभासी स्थिति है। और मेरे ख्याल से अगर ये मुद्दा वो नहीं उठाएंगे अभी जो स्थिति बन रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था पहले कि ये मुद्दा, ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत आसान तरीके से वो जीत लेगी। अभी सेकंड फेज तक आते आते स्थिति बन रही है कि मुकाबला कई जगह बहुत कड़ा होता चला जा रहा है। ये बीजेपी को अब समझ में आने लगा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण के कर्नाटक में मुसलमानों को जाति के आधार पर 4% दिया गया था, मुस्लिम जातियों को दिया था, कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करके। लेकिन क्या इसका असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा इस चुनाव में? वहाँ की बात यहाँ कहना, वो 10 साल पुरानी बात है, 8-9 साल पुरानी बात है, उसे यहाँ कहने से क्या वास्तव में वोटों पर असर पड़ेगा? देखिए, मोदी जी एक चीज़ अच्छी तरह जानते हैं कि वो कहीं भी कुछ भी बोलें, उसका असर तो देशव्यापी होता है। और वो इस चीज़ की बड़ी बारीकी से स्टडी करते हैं, उनकी पूरी टीम काम करती है कि कौन सा मुद्दा कहाँ उठाना है और इसका असर कहाँ कहाँ तक जाएगा। वो कोई बहुत बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलते हैं, बहुत सोचे समझे तरीके से और बहुत ही रणनीतिक तरीके से अपनी बात कहते हैं, जिसका कि असर जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना, जो तीर वहाँ लगना चाहिए जहाँ पर निशाने पर साधा गया है वो। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है। कर्नाटक का वो जो धर्म के आधार पर आरक्षण था वो ख़त्म भी हो चुका है, तो इसलिए उसका मुद्दा उठा। अब कोई इसका मतलब नहीं है। लेकिन यह है कि ये डर उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि ओबीसी इकट्ठे हो रहे हैं, अगर कुछ राज्यों के अंदर असर जो बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, तो उन्होंने वो मुद्दा जो है उल्टाने की फिर से कोशिश की है। सबसे बढ़िया मुद्दा तो जो है वो जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के प्रॉपर्टी सर्वे वाले मुद्दे पर जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है, हालांकि वो भी बहुत साफ तरीके से नहीं कहा गया है, लेकिन उन्होंने इशारे में ये बात कही है, लेकिन उसको भी उन्होंने परसों जिस तरह से उल्टाया है और वो बात मंगलसूत्र लेकर के आ गए हैं कि हिंदुओं की संपत्ति छीन ली जाएगी और ये जो है मुसलमानों में बांट दी जाएगी। तो आम आदमी को जो है इतनी बारीकी से चीज़ों समझता नहीं है, बड़े लेखों के लोगों की बात अलग है। तो उसको लगता है अरे यार ऐसा होने वाला है, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से बीजेपी की तरफ झुकेगा, ऐसा उनको लगता है। अभी आज का जो बिल्कुल ताज़ा मुद्दा जो है विरासत कर वाला, जो सैम पित्रोदा ने अमेरिका में ये बात कही कि जो इसका भाव ये है कि जो संपत्ति का बंटवारा है, जो संपत्ति की विषमता है संपत्ति की, वो लोगों में कैसे खत्म की जाए और इक्वल एक तरह समान संपत्ति का बंटवारा हो, ये उसके पीछे भाव है। तो ये भाव तो समाज, अमेरिका में कानून है उसकी बात की है उनने, इंडिया में बनेगा ऐसी बात तो नहीं कही है। नहीं, उन्होंने जो मैंने उनका बयान पढ़ा है, उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि अमेरिका में भी 9 राज्यों में, केवल अमेरिका में भी लगभग 52 राज्य हैं, लेकिन उनमें सब में नहीं है कानून, ये केवल 9 राज्यों के अंदर ये कानून है।
और वहाँ भी कानून के भी दरें भी इसकी अलग अलग हैं। उसमें ही मोटे तौर पे ये माना कानून में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और वो अपनी संपत्ति का पहले बंटवारा नहीं करके गया है, इसमें भी कोई बहुत सारे बट्स हैं। अगर वो संपत्ति का बंटवारा अपने जीते जी नहीं करके गया है और उसके बाद मर जाता है, तो जो उस पर बंटवारा होगा उसमें से 55% हिस्सा जो है सरकार को चला जाएगा टैक्स के रूप में, और 45% उसकी उसके वारिसों को मिलेगा। ऐसा कानून है। और इसमें भी अलग अलग प्रतिशत है, कहीं 1% है, कहीं 2% है, कहीं 10%, इस तरह से अलग अलग हर राज्य का अपना कानून है। और शायद एक आध राज्य में तो खत्म करने की बात भी चल रही है, वहाँ भी खत्म करने की बात चल रही है। ये तो वो एक अलग मुद्दा है। सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत में भी ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसी जो संपत्तियां हैं ये लोगों तक पहुंचे, जिनके पास ज़्यादा संपत्तियां हैं तो वो टैक्स के रूप में सरकार ले और लोगों में बांट देगा, तो गरीबों में बांट दे, उसका आशय ये था। खैर उन्होंने जो कहा वो अलग बात है, लेकिन ये बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो उनके पास तो ऐसे लोग कभी नहीं हैं, कहीं सैम पित्रोदा हैं, कहीं मणिशंकर अय्यर हैं, कभी कभी दिग्विजय सिंह भी इसमें अपनी भूमिका निभा देते हैं। तो ये लोग ऐसे समय पर ऐसी बातें बोलते हैं जिसका अंततः नुकसान कांग्रेस को होता है। एक और बड़ी बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही है, उन्होंने कहा है कि आपके अनाज के डब्बे में माता बहनों द्वारा छुपाए गए नोटों को निकाल लेगी ये कांग्रेस। उन्होंने कहा है कि आपके यदि 2 मकान हैं एक शहर में, एक गांव में, तो 1 मकान छीन लेगी। आपके पास 2 कार हैं तो 1 कार छीन लेगी। तो ये सब चीज़ों का क्या और शोर है? इस तरह का कोई घोषणा पत्र में है क्या कि कांग्रेस आएगी तो आपके जितने भी बैंक में लॉकर हैं उनको स्कैन करेगी और वहाँ जो रखा हुआ है वो सब माल जब्त कर लेगी? आज खुद प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द माइक से बोल रहे हैं, तो आके ये केवल डर है या वास्तव में कांग्रेस ने इस तरह की कुछ तैयारी की है? कांग्रेस घोषणा पत्र से इतना कहा गया है कि आय का समान वितरण करने के लिए, संपत्ति का समान वितरण करने के लिए प्रॉपर्टी सर्वे किया जाएगा। एक बहुत मोटी मोटी सी बात कही गई है, लेकिन सवाल ये कि अब ये तो चुनाव है, चुनाव में तो ये है कि तीर चल रहे हैं एक दूसरे जो साधन है। और मोदी जी की खासियत ये है कि वो आम लोगों की भाषा में वो अपनी बात समझा पाते हैं या कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो इसकी चिंता नहीं करते कि मोदी जी इसके बारे में क्या सोचते हैं और कौन उनको झूठा कहता है, कौन सच कहता है, इसी की वो चिंता करते नहीं है। तो सवाल है कि उनको तो जिस व्यक्ति तक साधारण व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना है, साधारण व्यक्ति की भाषा में अपनी बात पहुंचाना है, साधारण व्यक्ति के मुहावरे में अपनी बात कहना है, उसमें वो सफल है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उन्होंने जो है उस पूरे मुद्दे का जो है अलग तरीके से पूरा टर्न दे करके ये मुद्दा कांग्रेस पर ही उल्टा दिया है कि कांग्रेस सफाई देने की मुद्रा में आ गई है। और इवन जो यहाँ तक जो सैम पित्रोदा का बयान है उसमें भी कांग्रेस ने कहा कि साहब उनकी निजी जो है वो राय हो सकती है, हमारी पार्टी का ऐसा कुछ कहना नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि लोगों के मन में अगर आपने डर पैदा कर दिया है, और जिस निश्चित रूप से जो राहुल गांधी कहते हैं या दूसरे कांग्रेस कहते हैं उसकी तुलना में अगर मोदी वो बात कहते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है, लोगों ज़्यादा भरोसेमंद बात लगती है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या वास्तव में जो मोदी जी कह रहे हैं, सबसे बड़ी जो विपक्ष कह रहा है बराबर कि मोदी जी के जो भाषण है उनमें धारा 153 के तहत अपराध बनता है, FIR होना चाहिए उनके खिलाफ, चुनाव आयोग को उन्हें बैन करना चाहिए। आपको लगता है कि ये इस तरह के जो भाषण उन्होंने दिए हिंदू मुस्लिम पर वो उसको हेड स्पीच की श्रेणी में आते हैं क्या ये? और क्या वाकई कोई FIR हो सकती है? क्या चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है? देखिए, चुनाव आयोग के बारे में ये बात बहुत साफ है कि चुनाव आयोग उस तरह से उतना पावरफुल नहीं है। खाली वो विपक्षी नेताओं को तो तत्काल वो नोटिस दे देता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं इस तरह की बात या फिर बीजेपी के, तो आपका साफ कहना है कि पक्षपाती है? हाँ, निश्चित रूप से भाई, अगर सीधे आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और घोषित तौर पर नाम लेकर के बात कर रहे हैं, परोक्ष रूप से आपने बात कही होती तो भी समझ में आता है। जब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो ये तो सही। लेकिन चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनको प्रधानमंत्री को नोटिस दे दे, संभव ही नहीं है। यदि निष्पक्ष होता तो कार्रवाई हो सकती थी। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता की बात की जाए तो केवल एक ही समय चुनाव आयोग निष्पक्षता काफ़ी हद तक दिखा है, वो है TN शेषन के ज़माने में। आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि TN शेषन में निष्पक्ष क्यों रह पाए, इसका भी थोड़ा सा एनालिसिस जरूरी है। अब आप देखिए कि TN शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब 4 सरकारें बदली थी उनके कार्यकाल के अंदर, और चारों सरकारें कमज़ोर सरकारें थीं। चंद्रशेखर सरकार ने उनको नियुक्त किया था, उसके बाद नरसिंह राव सरकार जो भी पूर्ण बहुमत में नहीं थी, वो भी लंगड़ी सरकार थी, वो रही। उसके बाद अटल जी की 13 दिन की सरकार रही, उसके बाद जो है फिर वो तीसरे मोर्चे की सरकार आई। तो ये सारी सरकारें, उनके सारी सरकारों के प्रधानमंत्री उतने पावरफुल नहीं थे जैसे मोदी हैं, इसलिए चुनाव आयोग अपनी ताकत दिखा सका। इसके अलावा बाकी तो आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो सवाल यही है कि यदि निष्पक्ष होता तो कार्रवाई हो सकती थी। हाँ, चुनाव आयोग उस तक तो निष्पक्ष नहीं है, ये बात सही है। वो
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अजय बोकिल जी, आज हमने अजय बोकिल जी से जो प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में स्पीच दी है सागर में, जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे लाने की कोशिश की है, उसकी समीक्षा करने की कोशिश की है। और बोकिल जी का साफ कहना है कि यदि निष्पक्ष चुनाव आयोग होता तो आज मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई होती, क्योंकि मोदी जी अब दुपे छुपे नहीं, बड़ी ओपनली हिंदू मुस्लिम की ओर इस चुनाव को लेकर आ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में चुनाव आचार संहिता के एकदम विरुद्ध है। जब प्रधानमंत्री ऐसे बयान देंगे तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, चुनाव किस दिशा में जा रहा है और हम सब किस दिशा में जा रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।